चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहले पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इस्लामिक देशों का जो सम्मेलन था उसको संबोधित किया, और वहाँ उन्होंने संबोधित ही नहीं किया, वहाँ वो गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए गए थे विशेष आमंत्रित देश के रूप में। वहाँ उन्होंने केवल मतलब उस सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने वहाँ पर कश्मीर को लेकर के जो पाकिस्तान ने जहर उगला और कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के पक्ष का जिस तरह से इस्लामिक देशों ने, अदर इस्लामिक देशों ने समर्थन किया, ठीक उसी लाइन पे चीन के विदेश मंत्री भी चले और उन्होंने उन लोगों का साथ दिया, उनके सुर में सुर मिलाया। फिर वो तालिबानियों से मुलाकात की वहाँ अफगानिस्तान में, और उसके बाद वो भारत आए। अब सवाल ये है कि भारत के दो दुश्मनों से मिलने के बाद वो भारत आए, और भारत से उनका 2 साल से जो आप, जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में जो 2020 में जो कुछ भी हुआ था गलवान घाटी में उसको लेकर के चीन के प्रति भारत का नज़रिया क्या है ये भी आप सब जानते हैं। और फिर वो भारत आ गए, तो आखिर अब उनको तो ये पता होगा, चीन के विदेश मंत्री को इतना तो वो जरूर जानते होंगे कि पहले पाकिस्तान में जो हमने किया, उसके बाद हमने तालिबान में जाकर के उनसे मुलाकात की, और फिर हम गलवान के दोषी हैं ही, और फिर हम भारत जा रहे हैं, तो भारत में हमारे लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा, ये वो अच्छी तरह जानते थे। उसके बाद भी वो आए। तो अब ये सवाल ये है कि वो क्यों आए, उनके आने की यहाँ जरूरत क्या थी। वो दोस्तों, अब ऐसा अगर आप लोग कुछ आप सोचते हैं कि वो भारत को आए इसे ये कहने के लिए कि चलो हम सीमा विवाद निपटा लेते हैं, तो ये बात नहीं है। वो भारत में सीमा विवाद निपटाने के लिए नहीं आए थे, भारत के साथ अपना डिस्प्यूट खत्म करने के लिए नहीं आए थे। हाँ, उनके आने का जो मकसद था, उस मकसद के कारण कहीं न कहीं ये जरूर है कि चीन को अब लगने लगा है कि भारत जो है एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज कर चुका है। ग्लोबल पावर के रूप में भारत का उदय हो चुका है, और विश्व राजनीति में, विश्व के कूटनीति में और विश्व के अन्य मामलों में भारत की भूमिका को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये इतना चीन समझ गया है। अब उससे चीन का क्या फायदा है? चीन अगर ऐसा मानता भी है तो वो भारत आकर ये बताने भी नहीं आया होगा कि हाँ भाई आप तो बधाई हो, तो फिर वो क्यों आया? तो दोस्तों, अब समझिए ये पेच क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब भारत ने इस रूस और यूक्रेन के मामले में रूस का पक्ष लिया, तो अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने अभी भी लास्ट अमेरिका का जो स्टेटमेंट है भारत को लेकर के, बिडेन का उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का स्टैंड है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषजनक नहीं है, बट नॉट सरप्राइजिंगली, यानी आश्चर्यजनक भी नहीं है। माने अमेरिका भी यही एक्सपेक्ट करता था कि भारत यही स्टैंड लेगा रूस के और यूक्रेन के मामले में। दूसरी तरफ अभी तक अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, कोई सैंक्शन लगाने की बात नहीं की है। उधर ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भारत को लगातार फोन करके भारत को अपना स्टैंड बदलने के लिए कह रहे हैं। फ्रांस भी चाहता है कि भारत अपना स्टैंड बदले, लेकिन नॉट ए सिंगल कंट्री, एक भी देश अब तक भारत को धमकाने का प्रयास नहीं किया है। ये बताता है कि भारत कितना अहम है बाकी देशों के लिए, दुनिया के लिए। और भारत की जो वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत, और वो ऐसा इसलिए है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का पोजीशन लगातार आगे बढ़ रहा है। सैन्य मामले में, सामरिक मामले में भारत ने बहुत तरक्की की है, और जो बाकी चीजें हैं भारत में एक एस्टेब्लिश्ड, एक मतलब क्या नाम है कि अस्थाई सरकार भारत में काम कर रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत को लेकर के दुनिया के देशों ने अपना रुख, अपना रवैया बदला है, और चीन, इस कारण चीन को भी भारत
आना पड़ा, वो इसलिए कि चीन को लगता है कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में रूस का खत्म होना तय है। जिस तरह से रूस पे प्रतिबंध लगा है, आर्थिक प्रतिबंध लगा है, अंतर्राष्ट्रीय के प्रतिबंध लगा है, ये यूक्रेन के साथ लड़ाई जीत भी जाता है तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधों के कारण एक तरफ लड़ाई में डेली 1.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहा है, ऊपर से उस पर तमाम प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध जल्दी हटेंगे नहीं। तो क्या होगा? यही होगा कि ग्लोबल पावर के रूप में, हाँ, तो इन प्रतिबंधों के कारण या तो यूक्रेन छोड़ना पड़ेगा रूस को, यूक्रेन की लड़ाई बीच में खत्म करनी पड़ेगी, या ग्लोबल या इकोनॉमिक सैंक्शंस उसको झेलने पड़ेंगे, और अगर वो लड़ाई बीच में छोड़ता है तो उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगेगा, और अगर वो इकोनॉमिक सैंक्शन झेलता है, आर्थिक प्रतिबंध झेलता है, तो भी उसका नुकसान है। यानी रूस का खत्म होना तय है इस यूक्रेन के साथ इस लड़ाई में। और चीन को लगता है कि जो रूस का जो प्लेस है, यानी जो अभी 2 ध्रुवीय दुनिया जो बीच में सोवियत रूस के विखंडन के बाद जो 1 ध्रुवीय दुनिया हो गई थी, उस दुनिया में अमेरिका सरताज था। फिर पुतिन के आगमन के बाद रूस ने फिर स्थितियों को बदला, फिर वर्ल्ड पावर के रूप में उसने अपनी जगह बनाई, और अब लग रहा है कि चीन को लग रहा है कि फिर यूक्रेन के साथ की लड़ाई रूस को महंगी पड़ेगी, और रूस को आज नहीं तो कल फिर वो विखंडित होगा। तो चीन इस जगह को भरना चाहता है, रूस द्वारा खाली किए गए जगह को चीन चाहता है कि किसी तरह से हम गैप को भरें। और इसलिए चीन वर्ल्ड पावर के रूप में चूंकि एस्टैब्लिश होना चाह रहा है, और उसको पता है कि जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें दुनिया के दूसरे देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। और घर ठीक करने से मतलब है कि पड़ोसियों से जब उसके बेहतर ताल्लुकात नहीं बनेंगे, और पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात बनाने के क्रम में ये जरूरी है कि इंडिया से उसके ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि चीन को एशिया में अगर कोई टक्कर दे सकता है और दे रहा है तो वो भारत है। चीन इस बात को समझता है, और भारत के साथ उसका पुराना सीमा विवाद है। और यह सीमा विवाद 2020 में जब गलवान में उसने अतिक्रमण किया तो और बढ़ गया। तो चीन चाहता है कि भारत उसका सहयोग करे ग्लोबल अफेयर्स, ग्लोबल मामलों में, ताकि वो एक वर्ल्ड लीडर बन सके। और यही कारण है कि वांग यी ने जब भारत में अजित डोभाल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की, और जब उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की, तो उन दोनों मुलाकात में उनसे यही कहा गया कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सही है, लेकिन इसके लिए आपको 2020 से पहले की स्थिति बनानी पड़ेगी। यानी बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो भले ही खत्म ना हो, लेकिन जो बहुत ही संवेदनशील बन चुका था आपके कारण, यानी चीन के कारण, उसको आप खत्म करिए, यानी 2020 की स्थिति बहाल करिए। और जानते हैं दोस्तों, वांग यी ने विदेश मंत्रालय और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्या कहा ये अभी पूरा सामने नहीं आया है, लेकिन जब वो यहाँ से गए, जब वो भारत से गए, पहले नेपाल गए, और ये भी उनका एक टैक्टिस था कि नेपाल जाना जरूरी समझा उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। जब वो चीन गए तो चीन का जो विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उन्होंने भारत को लेकर के बड़ा पॉजिटिव रुख अपनाया है। और उस विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट के साथ साथ वहाँ का ग्लोबल टाइम्स, जो चीनी सरकार का माउथपीस माना जाता है, जो हमेशा भारत को लेकर के नसीहत ही देता रहा, जहर ही उगलता रहा, उस ग्लोबल टाइम्स ने भी बड़ा संतुलित रिपोर्टिंग की है। और उन्होंने चीन के विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट और वांग यी का जो भारत में जो उनके स्टेटमेंट के हवाले से उन लोगों ने लिखा है, यानी विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट लिया है वो भी, और ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है वो भी, दोनों वांग यी यानी चीनी विदेश मंत्री के हवाले से है कि चीनी विदेश मंत्री ने भारत सरकार से कहा है, विदेश मंत्री से कहा है कि अगर हम दोनों मिल जाएं, भारत और चीन मिल जाए आपस में मिल करके किसी ग्लोबल इशू पर कोई स्टेटमेंट जारी करे, कोई बात कहे, तो दुनिया के किसी देश में यह हिम्मत नहीं है कि वो भारत और चीन के रुख को नजरअंदाज करे। यानी इन्होंने भारत को इस तरह से डोरे डाला है कि चलो हम और आप मिलते हैं और हम एक नई दुनिया बनाते हैं, ऐसी दुनिया जहां हम दोनों का प्रभुत्व हो, हम दोनों का वर्चस्व हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिपोलर दुनिया में, यूनिपोलर वर्ल्ड में, जहाँ कई ध्रुव में वर्ल्ड बढ़ गए हैं, वहाँ हम ये नहीं चाहते कि यूनिपोलर एशिया हो। यानी
एशिया में किसी एक देश यानी चीन का वर्चस्व हो। हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के चीनी विदेश मंत्री का जो भारत दौरा था, आप ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल पढ़ सकते हैं और भारत सरकार का पक्ष भी आप कहीं सुन सकते हैं। लेकिन हम एक क्रिटिक्स के नाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत को बहुत ज़्यादा इससे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन ने हमें पहले भी कई बार हमें उलझाया है अपनी बातों में। एक जमाना था जब उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और फिर उसके बाद 1962 की लड़ाई सबको पता है, फिर गलवान की लड़ाई पता है, उससे पहले हमारा कई मामलों में हमारा सेटलमेंट हो चुका था। तो दोस्तों, चीन खुद को अभी रूस के स्थान पर ले जाना चाह रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में, तो इसलिए उसे लगता है कि भारत अगर हमारा साथ दे देगा तो हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए वो भारत पर रोड़े डाल रहा है, लेकिन उसने कहीं ये कमिटमेंट नहीं किया कि हम गलवान की घाटी की स्थिति जो 2020 से पहले की थी हम उसको बहाल करेंगे। तो भारत का जो आज स्टैंड है कि आप पहले उसको मेंटेन करिए, 2020 से पहले की स्थिति को। भारत सरकार को उस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए, क्योंकि चीन भरोसे के काबिल नहीं है। और अगर हमने उस पर भरोसा कर लिया, उसकी बात मान करके हम उसके साथ कोऑपरेट करना शुरू किया, तो फिर हमें धोखा मिल सकता है, क्योंकि जब उसके पास पावर आएगी तो वो अपनी औकात जरूर दिखाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में ऐसे ही समीक्षात्मक चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल संजय झा स्पीक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।